हेलो स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हम बातें कर रहे थे भारतीय न्यायपालिका के बारे में, उसकी भूमिका के बारे में। इस वीडियो में हम बातें करेंगे न्यायिक सक्रियतावाद, न्यायपालिका की भूमिका तथा न्यायिक सक्रियतावाद। परंपरागत भारत में जो न्याय व्यवस्था रही है उसकी धारणा यह है कि जो न्यायालय का कार्य है उसके सामने जो विवाद प्रस्तुत हो उन विवादों का विद्यमान कानूनों के अनुसार निपटारा करना, जो कानून बने हुए हों उनके अनुसार उसका निपटारा करना। इस धारणा की कुछ मूलभूत मान्यताएं हैं। पहला है, प्रथम, पीड़ित पक्ष स्वयं न्यायालय के सम्मुख जाकर न्याय की याचना करे। जो परंपरागत न्याय की धारणा है उसमें यह है कि पीड़ित पक्ष जो है वो स्वयं गुहार लगाए, स्वयं न्याय के लिए न्यायालय में आए और याचना प्रस्तुत करे। दूसरा जो बात है यहाँ पर, दूसरी जो बातें हैं वो है न्यायालय के द्वारा स्वयं को कानून की वैधानिक व्याख्या तथा संपूर्ण विवाद के प्रसंग में वैधानिक दायरे तथा दृष्टिकोण तक सीमित रखा जाना चाहिए। जो कानून की व्याख्या वर्तमान समय में बनी हुई रहती, तत्कालिक समय में जो बनी हुई रहती थी उसके अनुसार से फैसला होते थे। यह धारणा इस विचार पर आधारित है कि आर्थिक सामाजिक न्याय का दायित्व जनप्रतिनिधियों की संस्था अर्थात संसद के ऊपर है और आर्थिक सामाजिक न्याय सामान्यतया न्यायालयों के क्षेत्राधिकार में नहीं आता। इस तरह की धारणा थी कि आर्थिक सामाजिक न्याय से संबंधित जो मुद्दे हैं वो सब कुछ संसद के अधीन है और न्यायपालिका उस पर कुछ हस्तक्षेप नहीं करेगी। इस तरह से परंपरागत धारणा के अनुसार न्यायपालिका न्याय करती रही, लेकिन समाज में गतिशीलता बनी हुई है और नई नई बातें रोज़ पूरे विश्व में घटित होते रहती है। ऐसी स्थिति में भारतीय समाज भी और भारतीय न्यायपालिका भी गतिशीलता की ओर अग्रसर होती रही और चलती रही। इस कारण से भारत में भी न्यायिक सक्रियता का उदय हुआ। न्यायिक सक्रियता का उदय और विकास। संविधान लागू किए जाने के बाद लगभग 3 दशक तक न्याय की परंपरा का धारणा को ही स्वीकार किया जाता रहा, लेकिन गतिशीलता राजव्यवस्था का एक प्राण है। राजव्यवस्था का प्रत्येक तत्व, प्रत्येक अंग और प्रत्येक संस्था स्वयं में गतिशीलता लिए हुए है। 1970 के बाद से निरंतर ऐसी प्रतिक्रिया होने लगी थी और ऐसी स्थितियां बनने लगी जिनके आधार पर न्यायाधीशों और समस्त न्याय व्यवस्था जुड़ा हुआ वर्ग यह सोचने के लिए प्रेरित हुआ कि कानून और संविधान के शब्दों की तुलना में संविधान की भावना और उसकी आत्मा को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए और संविधान की आत्मा की रक्षा करने के लिए आवश्यक होने पर तंग कानूनी प्रक्रियाओं के दायरे से बाहर निकलकर संविधान की रचनात्मक व्याख्या का मार्ग अपनाया जाना चाहिए। अंतिम दशक में कार्यपालिका के बहुत सारे पदाधिकारी भ्रष्ट आचरण के आरोपी पाए गए, उन पर भ्रष्ट आचरण के आरोप लगे। ये सभी आरोप करोड़ों अरबों रुपए की धनराशि के घोटाले के थे। दूसरी ओर महामारियों को रोकथाम या का प्रश्न हो या पर्यावरण की रक्षा का प्रश्न हो, इन सब का कानून और व्यवस्था का प्रश्न न्यायपालिका के सभी मामलों में घोर अकर्मण्यता का परिचय दे रही थी। ऐसी स्थिति में न्यायालयों, सर्वोच्च न्यायालयों और उच्च न्यायालयों ने जरूरी समझा कि कार्यपालिका को कर्तव्य पालन के लिए निर्देश किए जाएं। 1980 के लगभग न्यायिक सक्रियता का उदय हुआ भारत में और समय के साथ साथ यह धारणा विकसित होती गई। 20वीं सदी के अंतिम दशक और सदी के अंतिम वर्षों में न्यायिक सक्रियतावाद भारतीय संविधान की राजव्यवस्था का एक प्रमुख तत्व बन गया। भारत में न्यायिक सक्रियतावाद को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपनाया गया। सर्वोच्च न्यायालय से उच्च न्यायालय को प्रेरणा प्राप्त हुई और इसके द्वारा न्यायिक सक्रियतावाद को अपना लिया गया। इसके बाद कुछ विशेष अदालतों और जिला न्यायालयों के द्वारा भी भारी उत्साह भाव के साथ न्यायिक सक्रियतावाद को अपनाने की चेष्टाएं की गई। न्यायिक सक्रियतावाद का अर्थ क्या है, उसका आशय क्या है, इस पर बातें करें। न्यायिक सक्रियतावाद का आशय है संविधान, कानून और अपने दायित्वों के प्रसंग में कानूनी व्याख्या से आगे बढ़कर सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों और सामाजिक आर्थिक न्याय की आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए संविधान और कानून की रचनात्मक व्याख्या करने हेतु जन सामान्य के हितों की रक्षा के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहना।
इसके अंतर्गत यह बात सम्मिलित है कि जन सामान्य के हित की दृष्टि से आवश्यक होने पर शासन को निर्देश देना और शासन की स्वेच्छाचारिता पर अंकुश लगाना न्यायपालिका का दायित्व है। न्यायिक सक्रियतावाद के एक पक्षधर न्यायाधीश PN भगवती ने 1982 में कहा था, सर्वोच्च न्यायालय ने विगत 2 वर्षों में देश के विद्यमान सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए समस्त व्यवस्था में सक्रिय दृष्टिकोण अपना लिया है। परंपरागत रूप में यह सोचा जाता रहा कि न्यायपालिका को राज्य व्यवस्था में मात्र निषेधात्मक भूमिका ही प्राप्त है। न्यायिक सक्रियतावाद के आधार पर न्यायपालिका को निषेधात्मक भूमिका के साथ साथ सकारात्मक भूमिका वस्तुतः एक रचनात्मक भूमिका प्राप्त हो जाती है। इसी आधार पर कुछ विद्वान न्यायिक सक्रियतावाद के स्थान पर न्यायिक रचनात्मकता या न्यायपालिका की रचनात्मकता भूमिका शब्दों का प्रयोग करते हैं। आइए देखें न्यायिक सक्रियतावाद में विविध स्वरूप और मान्यताएं। पहली मान्यता है जनहितकारी अभियोगों की मान्यता। परंपरागत धारणा यह रही है कि न्यायालय से न्याय पाने का हक उसी व्यक्ति को है जिसके मूल अधिकारों का अतिक्रमण होता हो, या न्यायिक सक्रियतावाद के अंतर्गत वह व्यक्ति स्वयं आकर न्याय का गुहार करे। किंतु न्यायिक सक्रियतावाद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने आंग्ल विधि, अंग्रेजों की जो विधि के उपर्युक्त नियम को परिवर्तित करते हुए यह व्यवस्था की कि कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे समूह या वर्ग की ओर से मुकदमा लड़ सकता है जिसको उसके कानूनी या संवैधानिक अधिकारों से वंचित कर दिया गया हो। अर्थात पहले यह व्यवस्था थी कि जब कभी किसी व्यक्ति के साथ अत्याचार होता था, उसके मौलिक अधिकारों का हनन होता था या किसी प्रकार से वह पीड़ित होता था, तब वह स्वयं जाकर न्याय का गुहार लगाता था और उसे न्याय मिलता रहा। लेकिन ये अंग्रेजी व्यवस्था में रही और इसके बाद न्यायिक सक्रियतावाद यह कहता है कि अगर किसी भी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि देश में किसी वर्ग को, किसी समाज को, किसी व्यक्ति को किसी तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, उसके अधिकारों को हनन किया जा रहा है, तो वह व्यक्ति भी सर्वोच्च न्यायालय में या किसी भी न्यायालय में जाकर उस व्यक्ति के हित में याचिका लगा सकता है और न्यायपालिका उस पर सुनवाई करेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया कि गरीब, अपंग अथवा सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से दलित लोगों के मामले में आम जनता का कोई भी आदमी न्यायालय के समक्ष वाद ला सकता है। न्यायालय अपने सारे तकनीकी तथा कार्यविधि संबंधी नियमों की परवाह किए बिना उसे लिखित रूप में देने मात्र से ही कार्यवाही करेगा। जो भी तकनीकी बातें, उन सभी बातों को बाईपास करते हुए, दरकिनार करते हुए, अगर कोई व्यक्ति जनहित याचिका लगाता है या किसी और के अधिकारों के हनन के संबंध में न्यायालय को संज्ञान देता है और उससे गुहार करता है, तो न्यायालय सारी तकनीकी बातों को छोड़ते हुए उसके लिखित आवेदन पर कार्य करना प्रारंभ करता है। न्यायाधीश कृष्णा अय्यर के अनुसार वाद कारण और पीड़ित व्यक्ति की संकुचित धारणा का स्थान अब वर्ग कार्यवाही और लोकहित में कार्यवाही ने ले लिया है। लोकहित के लिए जो कार्यवाही की जाती है उसने वह स्थान लिया है। ऐसे मामलों की शुरुआत सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने की थी। सबसे पहले संयुक्त राज्य यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के वादों की शुरुआत की। फिर भारत में भी ऐसा प्रकरण पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने सुनवाई करना प्रारंभ किया। भारत में इसकी शुरुआत भागलपुर, बिहार जेल की विचाराधीन बंदी रखे गए कैदियों से हुई। वहाँ पर ऐसे कैदी थे जिनके संबंध में जो आरोप लगे थे उसका फैसला नहीं आ पाया था और वो बहुत सालों से वहाँ पर बंदी थे और वो जो थे उनके ऊपर आरोप सिद्ध नहीं हो पाया था। न्यायालय में वो जो प्रकरण जो था वो लंबित पड़ा हुआ था और सालों साल वो बंदी के रूप में भागलपुर के जो कैदी थे वो थे। इस मामले में भारत में सबसे पहले न्यायिक सक्रियतावाद के उदय से संबंधित केस आया था और उसमें पुलिस आयोग के सदस्य श्री के रुस्तम जी ने एक लेख लिखा तथा एडवोकेट श्रीमती हिंगोरानी ने धारा 32 के अंतर्गत उनके मामलों को सर्वोच्च न्यायालय में उठाया।
बिहार की इन जेलों में सैकड़ों विचाराधीन कैदी किसी अदालती कार्रवाई के बिना ही वर्षों से पड़े हुए थे, सड़ रहे थे वहाँ। इसकी ओर से न कोई जमानत देने वाला था और न कोई वकील था। अतएव जनहित याचिका में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि बिना कारण किसी को जेल में बंदी न रखा जाए। यदि उस पर मुकदमा चलाने में 18 माह से अधिक समय लग रहा हो तो उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाए। इस प्रकार न्यायालय ने गरीब और असहाय लोगों की ओर से जनहित में चलाए जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मुकदमा लड़ने का अधिकार दिया। 18 माह से अधिक किसी भी व्यक्ति को जब तक वहाँ उसके बारे में अदालत के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है तो 18 माह से अधिक किसी भी व्यक्ति को न्यायालय में जेल में नहीं रखा जा सकता। उसे जमानत पर रिहा करने के संबंध में आदेश निर्देश सर्वोच्च न्यायालय ने भारत में सबसे पहले न्यायिक सक्रियतावाद वाले जो धारणा है उस पर अमल करते हुए दिया। जनहित अभियोग न्यायिक सक्रियता का एक प्रमुख पक्ष है। दूसरा जो पक्ष है वह है कानूनी न्याय के साथ साथ आर्थिक सामाजिक न्याय पर बल। संविधान लागू किए जाने के बाद लगभग 3 दशक तक यह समझा जाता था कि न्यायालयों का कार्य कानूनी न्याय प्रदान करना है, लेकिन न्यायिक सक्रियता के अंतर्गत संविधान की भावना को दृष्टि में रखते हुए इस विचार को अपनाया गया कि देश के दीन और दलित लोगों के प्रति न्यायालय का विशेष दायित्व है। अतः न्यायालयों को कानूनी न्याय से आगे बढ़कर आर्थिक सामाजिक न्याय प्रदान करने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश में कुछ लोगों ने सामाजिक आर्थिक दशाओं को जांचने के लिए एक आयोग का गठन किया और राज्य सरकार को उस आयोग को भार उठाने का आदेश दिया। आयोग की जांच के बाद यह निष्कर्ष पर पहुंचा गया कि उनकी स्थिति बहुत ही ज़्यादा दयनीय है और उनको बिल्कुल न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिल रही है। यही नहीं, सर्वोच्च न्यायालय ने यह घोषणा कर दी यदि निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी दी जाती है तो इसे संविधान का अनुच्छेद 23 का उल्लंघन और बेगार मानेंगे। अकेला यही निर्णय हजारों लाखों श्रमिकों को लाभ पहुंचाने वाला सिद्ध हुआ। पहले केवल कानूनी व्याख्या किया जाता था न्यायालयों के द्वारा, लेकिन सामाजिक आर्थिक न्याय का भी न्यायिक सक्रियतावाद में प्रमुख स्थान रहा और उत्तर प्रदेश में सबसे पहले कुछ लोगों के जो श्रमिक थे उनके द्वारा यह याचिका लगाई गई कि उनको न्यूनतम मजदूरी नहीं दी जा रही है और न्यायपालिका ने सर्वोच्च न्यायालय ने यह आदेश जारी किया कि न्यूनतम मजदूरी जो है वो दी जानी चाहिए। अगर न्यूनतम मजदूरी नहीं दी जा रही है तो इसे यह संविधान का अनुच्छेद 23 का उल्लंघन है और यह जो है बिल्कुल स्वीकार करने योग्य नहीं है और न्यायालय इसको तुरंत आदेशित करती है कि उनको न्यूनतम मजदूरी जो सरकार द्वारा निर्धारित है वो दी जाए। तीसरा जो पक्ष है वह शासन की स्वेच्छाचारिता पर नियंत्रण। न्यायिक सक्रियतावाद का एक रूप और प्रयोजन शासन की स्वेच्छाचारिता पर नियंत्रण है। संविधान और कानूनों के अंतर्गत उच्च कार्यपालिका अधिकारियों को कुछ स्वविवेकीय शक्तियाँ प्रदान की गई है। इन स्वविवेकीय शक्तियों का औचित्य हो सकता है, लेकिन व्यवहार में देखा गया है कि कार्यपालिका अपनी स्वविवेकीय शक्तियों के आधार पर स्वेच्छाचारिता का मार्ग अपना लेती है। इस पृष्ठभूमि में न्यायिक सक्रियता के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात का प्रतिपादन किया कि स्वविवेकात्मक शक्तियों के अंतर्गत सरकार की कार्यवाही विवेक सम्मत होनी चाहिए तथा इस कार्यवाही को संपन्न कराने के लिए जो कार्यविधि अपनाई जाए वह कार्यविधि विवेक सम्मत, उत्तम तथा न्यायपूर्ण होनी चाहिए। कार्यपालिका में बहुत सारे लोगों को स्वविवेक से निर्णय लेने की शक्तियाँ प्रदान की गई हैं, लेकिन कभी कभी स्वविवेक में लेने वाली शक्तियों का दुरुपयोग होता है और ऐसे दुरुपयोग को रोकने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने अपना न्यायिक सक्रियतावाद के अंतर्गत उस पर प्रतिबंध लगाया और उसको उस मामले की जांच करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने स्थानांतरण पर आपत्ति प्रकट की। सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत सारे और चीज़ों में आपत्ति प्रकट की और शासन से इस तरह के जो स्वविवेक से निर्णय लिए गए थे उसको रद्द कराने का आदेश और निर्देश जारी किया न्यायालय ने। तीसरा है शासन को आवश्यक निर्देश देना। 1993 और 2000 ईस्वी के वर्षों में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों ने न्यायिक सक्रियता के आधार पर समस्त राजनीतिक व्यवस्था में पहले से बहुत अधिक महत्वपूर्ण भूमिका प्राप्त कर ली। इन न्यायालयों ने जब यह देखा कि जांच एजेंसियां उच्च पदस्थ व्यक्तियों के विरुद्ध जांच कार्य में ढिलाई बरत रही है
तब न्यायालयों ने विभिन्न जांच एजेंसियों को अपना कार्य ठीक ढंग से करने के लिए निर्देश दिए और इस बात का प्रतिपादन किया कि व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा हो, कानून उससे ऊपर है। तथा सरकारी एजेंसी को अपना कार्य निष्पक्षता के साथ करना चाहिए। कभी कभी यह स्थिति आई कि शासन ने जो आवश्यक निर्देश जारी किए गए थे किसी भी जांच के बारे में, घोटाले के बारे में, तो जो अधिकारी तंत्र होता था, जो बड़े नेता लोग होते थे या जो अधिकारी होते थे, वो किसी न किसी तरह से जांच में ढिलाई बरतते थे। तो न्यायालय ने ऐसा आदेश दिया कि इन व्यक्तियों को किसी भी प्रकार के न्यायिक जो जांच है उससे अलग रख दिया जाए और निष्पक्ष जांच कराई जाए ताकि न्याय हो सके। इस तरह से न्यायिक सक्रियतावाद वह धारणा है जो वर्तमान समय में देश के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सभी पक्षों में किसी भी एक आम व्यक्ति को जनहित याचिका लगाने का अधिकार देती है और यह सारे तकनीकी बातों को किनारे करते हुए, छोड़ते हुए प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पर सामाजिक, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय प्रदान करने का प्रयास करती है। धन्यवाद।